AudioJungle. So now today I am going to start UP TGT Science 2001. ये 2011 नहीं है, ये है 2001. ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चंस जो है जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एक बार करने के बाद फिर इनको दोबारा करिए तब आपकी समझ में आएगा, यानी वो लंबे टाइम तक आपको एग्जाम तक याद रहेंगे। ठीक है, रिवाइज करते जाइए, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ ठीक है, जिनका शार्प माइंड है उनके लिए ठीक है, ठीक है, बाकी लोगों को इसकी प्रैक्टिस कई बार करनी चाहिए। अब देखिए 41 क्वेश्चन में क्या है कि विलयन का परासरण दाब बढ़ता है, तो परासरण दाब जो है वो होता है P या पाई बराबर CRT, ठीक है, और C जो है वो होता है N/V, ठीक है। यानी जो परासरण दाब है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है। कौन सी प्रॉपर्टी? अणुसंख गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे N जो है, ठीक है, ये जो है N जो है वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल की संख्या क्या होती, बढ़ जाती है। परासरण दाब बढ़ने पर N की वैल्यू बढ़ जाती है, N की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी ये हो जाता है कि विलेय अणुओं की संख्या बढ़ती है या नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज्ड, इन नहीं रहेगा, इंक्रीज्ड होगा, ठीक है। अब देखिए 42 में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, कि यदि BaCl2 के 0.5 मोल को Na3PO4 के 0.2 मोल के साथ मिश्रित किया जाता है तो बन सकने वाले Ba3PO4 का होल ट्वाइस, Ba3PO4 का होल ट्वाइस की अधिकतम मोल संख्या होती है। तो यहाँ पर जो आपके अभिकर्मक हैं, ठीक है, यानी अभिक्रिया के पहले जो है अभिकारक, ठीक है, ये जो BaCl2 और Na3PO4 है, तो यहाँ पे दो अभिकारक हैं, तो दो में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ पर ये जो 3 लिखा है ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये 2 है, ये भी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, शॉर्ट में जो है सीमांत अभिकर्मक LR। किसकी बात कर रहे हैं हम? BaCl2 की, ठीक है। तो जिसका अमाउंट कम होगा तो लिमिटिंग रिएजेंट हम निकालेंगे। चलिए देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। तो BaCl2 के कितने मोल हैं, देखिए क्वेश्चन में 0.5 मोल ये दिए गए हैं, 0.5 अपॉन, ठीक है, BaCl2 के स्टाइक्योमेट्री 3 है, ठीक है, तो ये 1/6 आ जाएगा। फिर BaCl2 के हो गया, अब Na3PO4 का निकालेंगे, Na3PO4 के लिए, ठीक है, तो इसके मोल कितने हैं, ये है 0.2, तो देखिए 0.2 अपॉन, ठीक है, 2, तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो कौन छोटा है इसमें, ठीक है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा 1/10। Na3PO4 जो है इसकी वैल्यू कम आएगी, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हम निकाले हैं, ठीक है, तो 1/6 जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1/10 इज लेस देन 1/6। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा है, ठीक है, ये हो जाएगा Na3PO4, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या है, Na3PO4 है। बस अब इसी के आधार पे हम कर लेंगे। तो देखिए अधिकतम मोल संख्या होती है, तो अब यहाँ पर क्या है कि 2 मोल, कितने मोल देखिए, 2 मोल Na3PO4 ये दिया है, ये 2 मोल Na3PO4, ठीक है।
यानी ये हो जाएगा कि 2 मोल Na3PO4 ये बनाता है 1 मोल Ba3PO4 का होल ट्वाइस। ये हो गया। तो अब कितने से देखना है इसको, 0.2 मोल। तो 0. क्योंकि Na3PO4 के 0.2 मोल है, ठीक है। तो 0.2 मोल से कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0.2, ठीक है। तो ये 0.1 आ जाएगा, 0.1 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये 4th ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, कैन बी फॉर्म्ड एज इतने। तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। 43 में क्या, फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड इज MCl3, इट कंटेन्स 20% ऑफ द मेटल। जो MCl3 है इसमें 20% मेटल है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि MCl3 का 20% बराबर मेटल के हो गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 20 पंचे 100, ठीक है। अब MCl3 का अणुभार लिख लीजिए कितना होता, ठीक है। तो चूंकि M का हमें फाइंड करना है, तो M+3 इंटू Cl, तो Cl का होता है 35.5, ये हो गया, ठीक है। बराबर ये जो 5 था इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 5m, ठीक है। 5m में से m को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 4m बराबर आ जाएगा, ठीक है। 3 5 15, 3 5 15, 1 16 की 6, 3 3 9, 1 10, 106.5, m बराबर आ जाएगा 106.5 बटे 4, ठीक है। तो अब 4 से इसको देखिए डिवाइड कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, और 4 छंग 24, और फिर 4 छंग 24, तो 26.6, तो लगभग बराबर किसके है, 27 के है। ये लगभग बराबर है 27 की। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 44 में क्या, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो देखिए ये जो है, ये जो रिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है यानी प्रतिस्थापी है, तो इसलिए इसको बोला जाएगा साइक्लोहेक्सिल। तो ये साइक्लोहेक्सिल है। अब यहाँ पे इसको हम काउंट करेंगे जहां से ये पास पड़ेगा, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्सिल ब्यूटेन, ये आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 में क्या है, देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल पेंटीन 2 इज। देखिए सबसे पहले पेंटीन हमें बनाना है, पेंटीन 2। तो देखिए ये हो गया, ये हो गया पेंटीन। चलिए अब नाम दे दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए 3 4 5। अब पेंटीन 2 है, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 और 3 के डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब है 4 मिथाइल, तो यहाँ पे चौथे नंबर पे हम जोड़ देंगे CH3, बस ये हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 1 4, ठीक है। और यहाँ पर 2 3, तो एक H यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 एक H यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सेकंड वाला होगा, देखिए ये CH3 पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, चौथा CH3 है, ठीक है। H है और इससे 2 CH3 जुड़े हैं, तो एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 में कह रहे निम्नलिखित में से किसमें sp_sp3, ठीक है, ये लिखा है sp_sp3 संकर कक्षाओं के द्वारा बंध बनता है, ठीक है। तो देखिए
जब C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जब C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो बस उसी के हिसाब से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर इन दो C के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कहीं ऐसा नहीं दिखाई देगा आपको। 47 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन भी इसको हम कहते हैं, इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो देखिए क्लोरीनेशन ऑफ मेथिन, तो इसमें एलिमिनेशन नहीं होता है। डिहाइड्रेशन ऑफ एथिनॉल, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एथिनॉल अगर हम करके देखें, ठीक है, तो देखिए CH2 और CH2OH, ठीक है, एक H यहाँ पर, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, ये निकल जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ H2O, यहाँ से H2O हमें हटाना है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, बीटा कार्बन से, और यहाँ से OH रिमूव होगा, ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये था, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। तो एथेनॉल का क्या है, निर्जलीकरण, मतलब निर्जली, डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल उसमें से हटाना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कार्बन स्केलेटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेरेज। ठीक है, तो समावयवी का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर इसमें जो है 5 कार्बन है, और इसमें देखें हम तो इसमें भी 5 कार्बन है। ठीक है, बाकी इसमें देखिए, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है चेन आइसोमेरेज में है, कौन सी है, श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरेज। ठीक है, तो पहले वाले में होती है श्रृंखला समावयवता, ये जो है ये आपका है आइसोपेंटेन, जो पहला वाला है इसका नाम है आइसोपेंटेन, और इस वाले का जो नाम है वो है नियोपेंटेन। ये आइसोपेंटेन है, एक नियोपेंटेन है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज में एक्चुअल में डबल बॉन्ड में होती है, जब C और C के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इनमें C और C के बीच में डबल बॉन्ड तो सब में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सिस और ट्रांस वाला चक्कर होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको X माने, ठीक है, तो ये H और H इसमें ये हो गए और ये हो गए, देखिए। ठीक है, अगर हम X को माने, क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर C और C के बीच में डबल बॉन्ड है ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए X है और ये X है और ये Y है और ये Y है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, X इक्वल नहीं होता है किसके, Y के। ठीक है, यानी ये और ये सामने नहीं होना चाहिए, H के सामने CH3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यही हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करता है, पहला वाला ऑप्शन। NH3 हैज अ मच हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3। ठीक है, तो देखिए तो सबको पता है कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और PH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, तो NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही, ठीक है, तो 50 का 3 हो जाएगा।
2H2O, ठीक है, ये रिएक्शन दी गई है 2H2O इक्वल टू ऐसे H3O प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। तो इसमें वाटर क्या होता है, दोनों का काम करता है, वीक एसिड का भी और वीक बेस का भी, दोनों का काम करता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन को गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है। फिर इसके बाद 52 है, देखिए निम्न में से कौन सा क्षार सबसे दुर्बल है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो Na है और Ca है और ये है पोटेशियम है, तो ये S ब्लॉक में आती है, ठीक है। तो जो S ब्लॉक वाले होते हैं, जो S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो बचा कौन, ZnOH का होल ट्वाइस। ये देखिए मैं इसको साफ साफ लिख दूं, दिखाई नहीं दे रहा, ZnOH का होल ट्वाइस, क्योंकि Zn जो है वो D ब्लॉक का है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 53 में क्या है, खनिज नमक संरचना में प्रत्येक Cl माइनस आयन घिरा होता है। तो देखिए प्रत्येक जो साल्ट स्ट्रक्चर है, खनिज नमक संरचना का मतलब है सॉल्ट स्ट्रक्चर जो है, NaCl का जो सॉल्ट स्ट्रक्चर है उसमें 6 Na प्लस 6 Cl माइनस द्वारा या 6 Cl माइनस 6 Na प्लस द्वारा घिरे रहते हैं। तो ये वाला हो जाएगा 6 Na प्लस आयनों से, ये लिखा है 6 Na प्लस आयनों से, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अवोगाद्रो परिकल्पना के अनुसार ताप तथा दाब की समान अवस्थाओं के अंतर्गत दो गैसों में होती है। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है गैसों में, तो अवोगाद्रो ने ये बताया था कि समान ताप और दाब पर समान अवस्थाओं के अंतर्गत दो गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है, अणुओं की संख्या समान होती है। निम्न में से किस गैस की विसरण दर सबसे अधिक होगी। तो देखिए जो विसरण दर होती है ये प्रोपोर्शनल होती है 1/√m के, ठीक है। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसकी विसरण दर सबसे अधिक होगी। तो देखिए इसका जो है 32 है, ठीक है, इसका 44 है, इसका कितना है 17 है और इसका कितना है 28 है। तो सबसे कम किसकी होगी, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 56 में क्या है, देखिए गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार, गैसों की जो है, ठीक है, गतिज सिद्धांत के अनुसार, काइनामेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ द गैसेस, ठीक है, उसके अनुसार क्या होगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होते हैं, अंतर आणविक आकर्षण होते हैं, अणुओं का आयतन नापने योग्य होता है, अंतर आणविक आकर्षण नहीं होता। तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज, ये हो गया इंग्लिश वालों के लिए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट प्रेजेंट, ये हो गया। 57 में क्या है, राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, इसका इंग्लिश में मतलब है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। ये फॉर्मूला है, देखिए पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन, ठीक है। तो एक्चुअल में एन अपॉन एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब है विलायक, ठीक है, और सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय, ठीक है। तो जो मोल फ्रैक्शन बराबर होता है वो भी होता है स्मॉल एन अपॉन एन प्लस एन, ठीक है। तो ये विलेय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। जब एक पदार्थ को विलायक में घोला जाता है, जब एक पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब घट जाता है। तो देखिए विलायक का वाष्प दाब अगर घटेगा तो विलयन का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, विलायक का वाष्प दाब, तो इसका क्वथनांक। अच्छा, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन से तत्व को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके से लिखा है 1s² 2s²
और 2px का स्क्वायर ऐसे दिया गया है, और ये है 2py का स्क्वायर, और ये है 2pz1। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो 9 जो एटॉमिक नंबर होता है वो फ्लोरीन का होता है, तो इसलिए फ्लोरीन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये देखिए 59 तक हमने बता दी, इस तरीके से आपको करने थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।